यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 में पब्लिक फैसिलिटीज़, सार्वजनिक सुविधाएं। हमने अब तक पढ़ा कि कैसे हरियाणा में जो औसत व्यक्ति आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो केरल से अधिक है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की, वो ज़्यादा है किससे? केरल से और बिहार से। बट हमारा जो बिहार और केरल है वो कहीं ना कहीं लिटरेसी में ज़्यादा है किससे? हरियाणा से। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कम है, मतलब अच्छी कंडीशन में है। वहाँ पे छोटे बच्चों की जिनकी उम्र 1 साल से कम है उनकी मृत्यु दर कम है। तो एक बात तो क्लियर है, हम डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ इनकम से रिलेट नहीं कर सकते, इनकम के आधार पे नहीं मेज़र कर सकते। डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए और बहुत सारे क्राइटेरिया होने चाहिए, होते हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री डेवलप है। तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाएं। देखिए, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अगर आपकी पॉकेट में पैसा है, यह जरूरी नहीं है कि आप उससे वो सब कुछ खरीद सके जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जेब में बहुत पैसा है, आप बहुत पैसे वाले हो, आप उस पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर आप पानी की रेगुलर सप्लाई नहीं कर सकते। आप इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पे ही डिपेंड रहोगे। ये चीज़ें मास लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर ही प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको साफ वातावरण चाहिए, रेगुलर वाटर सप्लाई चाहिए, तो आपको ऐसे शहर, ऐसी जगह जाके रहना पड़ेगा जहाँ पे ये सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हो। तो आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, ये इसमें दिया गया है। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और कलेक्टिव लेवल पर, मास लेवल पर ये सबको प्रोवाइड की जाती है। इसमें आगे देखिए, वास्तव में जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चों, कुछ चीज़ें सस्ती भी मिलती है, कुछ चीज़ें महंगी भी मिलती है। बट जो इस पब्लिक फैसिलिटीज़ है ये सबके लिए अवेलेबल होती है, चाहे कोई गरीब है या अमीर है। यहाँ पर किसी भी वर्ग के लिए पक्षपात नहीं किया जाता, इन्हें सब बंदे यूज़ करते हैं, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो या किसी भी लेवल ऑफ इनकम ग्रुप का हो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको बताया था हरियाणा में और केरला में जो लिटरेसी रेट है उसका बहुत डिफरेंस है। केरल में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, किससे? हरियाणा से। बताया था ना मैंने आपको। नेक्स्ट हमारा टेबल है, देखिए, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन लेवल का क्या स्तर है? जो लिटरेसी रेट है ग्रामीण पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर 76% मेल एजुकेटेड है, लिटरेट है, और 54% लोग क्या है, सॉरी, फीमेल क्या है, लिटरेट है। मतलब जो वहाँ साक्षरता दर है, साक्षरता दर मैंने आपको क्या बताई थी? जिन लोगों की आयु 7 वर्ष से अधिक है उनका जो साक्षरता दर है मेल का ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 76% है, फीमेल का 54% है। वहीं हम लिटरेसी रेट में ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करें तो 90% मेल जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड है, लिटरेट है, फीमेल 87% है। वहीं रूरल क्षेत्र में हम 10 से
14 वर्ष के उन बच्चों की बात करें जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं तो कितने हैं 85% और फीमेल में 82%। तो इस चीज़ से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर आप देखोगे मेल का जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है किससे? फीमेल से। मीन्स हमें अपनी फीमेल कैटेगरी पर भी फोकस करना पड़ेगा, उनकी सुविधाएं, उनकी स्टडी, उनकी एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, उन्हें बराबरी का दर्जा देना है और बराबरी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो बच्चों इस टेबल की हेल्प से आप ये नीचे की एक्सरसाइज करोगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्टिविटी 3। देखिए एक्टिविटी 3 में एक वर्ड होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इसको हम BMI बोलते हैं। ये चेक किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है बंदे की हेल्थ को चेक करने के लिए। अंडरस्टूड? ये चेक किया जाता है बंदे की हेल्थ को चेक करने के लिए कि वो बंदा जिसका हम ये BMI कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो अंडर नूरिश्ड है, कुपोषित है, या ओवरवेट है, या अंडरवेट है, या ठीक है। तो जो BMI का फॉर्मूला होता है बच्चों, BMI का फॉर्मूला होता है हम लोग बंदे का जो टोटल वेट है वो किस में मेज़र करेंगे? किलोग्राम में। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का वज़न 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम को डिवाइड कर देंगे उस बंदे की हाइट से, और हाइट को हम मेज़र करेंगे किस में? हाइट को हम मेज़र करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, या मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करना है इसको, हाइट को। सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके हम डिवाइड करेंगे किसको? वेट को। हाइट के स्क्वायर को डिवाइड करके हम किससे डिवाइड करेंगे? वेट को। फिर हमें पता लग जाएगा हमारा BMI क्या है। अंडरस्टूड? तो अगर हमारा BMI बच्चों, हमारा BMI आता है कितना? अगर हमारा BMI कैलकुलेट करने पर आता है किसके बीच में? 18.5 से कम आता है तो हम क्या है? हम कुपोषित है। और अगर 25 से ज़्यादा है तो हम क्या है? ओवरवेट है। और अगर हमारा BMI 18.5 से 25 के बीच में आता है तो हम अच्छी कंडीशन में हैं। तो BMI क्या होता है? यूज़ किया जाता है हमारा फिटनेस लेवल, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए कि हमें प्रॉपर डाइट मिल रही है, नहीं मिल रही है, हम कहीं कुपोषित तो नहीं हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार फिर आपको BMI का फॉर्मूला क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो बंदे का वेट है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे में 100 किलो वेट है तो 100 किलो को 100 को 100 को डिवाइड कर देंगे उस बंदे की हाइट से। फॉर एग्जांपल उसकी हाइट मीटर में कितनी है? 7 मीटर है तो उससे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, 7 का स्क्वायर करके डिवाइड करके जो भी BMI निकलेगा, अगर वो BMI एग्जिस्ट करता है, लाई करता है 18.5 से नीचे, मीन्स बंदा क्या है? अंडर डाइट है, कुपोषित है। अगर 18.5 से 25 के बीच में है तो बंदा स्वस्थ है। अगर 25 से ज़्यादा है तो बंदा ओवरवेट है, फैटी है, उसे वेट रिड्यूस करने की आवश्यकता है। वहीं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है UNDP के द्वारा। जो UNDP है वो क्या करता है? UNDP रिपोर्ट मेंटेन करता है डिफरेंट कंट्रीज़ की वहाँ के डेवलपमेंट के आधार पर, और इनका जो क्राइटेरिया होता है, जो UNDP का क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट को मेज़र करने का, UNDP मेज़र करता है डेवलपमेंट को on the basis of per capita income of that country, on the basis of health status of that country, on the basis of education level of the people of that country। means डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है UNDP के द्वारा हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम को आधार बनाकर।
हम एक रिपोर्ट देखेंगे जिसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे इंडिया के आसपास के 6 कंट्रीज़ हैं इंडिया को मिलाकर, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ का डेटा दे रखा है जिसमें पर कैपिटा इनकम दे रखी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दे रखा है, मतलब हेल्थ स्टेटस, कितनी एवरेज लाइफ है उस पर्टिकुलर कंट्री में लोगों की, और जो स्कूलिंग है मतलब बंदे की 25 की एज से अधिक के कितने बंदे एजुकेटेड है, लिटरेट है, मतलब लिटरेसी रेट दे रखा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक दे रखी है वर्ल्ड में 2018 के आधार पर। तो आप देखोगे कि जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे अधिक है, वो इंडिया से भी अधिक है। श्रीलंका की जो क्या है पर कैपिटा इनकम है वो किससे अधिक है, इंडिया से अधिक है। वैसे तो श्रीलंका एक छोटा सा देश है, बट वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो किससे अधिक है, इंडिया से अधिक है। वहीं नेपाल और बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कम है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, एवरेज लाइफ 68 है, और श्रीलंका की 75। यहाँ पर भी श्रीलंका हमारे से बेहतर कंडीशन में है। अंडरस्टूड, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं, वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें स्कूलिंग की, मतलब लिटरेसी रेट की, जो लिटरेसी है वो भी श्रीलंका की बेटर है इंडिया से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक भी बेटर है श्रीलंका की इंडिया से। एक छोटा सा देश है बट ये डेवलपमेंट में हमारे से कहीं ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन, डेवलपमेंट का टिकाऊपन। डेवलपमेंट होना चाहिए बट अपनी प्रकृति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमें अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे हमारे रिसोर्सेज भी क्या ना हो, इफ़ेक्ट ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हमें पानी का यूज़ इस हिसाब से करना चाहिए कि उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या ना हो, कम ना हो। हमें पानी को बहुत देखभाल कर यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और पानी को, जो पानी हम नहाने में यूज़ करते हैं उसे फिर हमें साफ़ सफाई में यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हमें वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर देंगे, रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे और उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देंगे। भाई जो ये रिसोर्सेज है ये हमें किसके लिए बचा के रखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। ओके, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका भी दोहन हमें नहीं करना है। मैं एक टेबल का यूज़ करता हूँ। देखिए मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ है, रीजन है, उसमें रिज़र्व है कितना, 808,000 मिलियन बैरल क्या, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और 70 ईयर्स तक ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50,000 मिलियन बैरल रिज़र्व है, ये 10 ईयर तक एग्जिस्ट करेगा। वर्ल्ड में 1697 रिज़र्व है, ये 50 ईयर्स तक का एग्जिस्ट करे। तो ये जो टेबल है बच्चों, ये दर्शाती है कि जिस रेट से हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं किसका, क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, इस हिसाब से ये जो कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और बाकी जो वर्ल्ड है पूरा, उसका अगर कंजम्पशन क्रूड ऑयल का इसी प्रकार से जारी रहा तो हमारा जो ये क्रूड ऑयल का भंडार है वो सिर्फ आने वाले इतने सालों तक ही एग्जिस्ट कर पाएगा,
मैक्सिमम 50 साल तक ही एग्जिस्ट कर पाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि 50 साल के बाद क्रूड ऑयल कहाँ से आएगा, जब उसके भंडार ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत हिसाब से यूज़ करना चाहिए, इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक्सेसिव यूज़ ना हो, और हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़कर चले जाए, सो दैट फ्यूचर जनरेशन भी उनका यूटिलाइजेशन कर सके। क्या क्रूड ऑयल पर ही टोटली डेवलपमेंट हमारा टिका हुआ है? इंडिया जैसा कंट्री जिसका अपने पास में तेल के भंडार नहीं हैं, और वो ऑयल को क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज से, अंडरस्टूड। और फिर भी हम लोग इतना वेस्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, क्या ये सही है? इस पे सोचने का, विचार करने का समय है। क्या क्रूड ऑयल इतना ज़रूरी है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी कंट्री के, कि उसके बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है? उसके लिए इतना एक्सेसिव इंपोर्ट करना, यूज़ करना संभव है? क्या हम इतना इंपोर्ट कर पाएंगे, और कब तक कर पाएंगे? जब अगले 50 साल में तेल के जो क्रूड ऑयल के भंडार है वही समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या डेवलपमेंट रुक जाएगा? इसलिए हमें आज ही क्रूड ऑयल के बिना ही निर्भर बनना है कि हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वो विदाउट क्रूड ऑयल भी चल सके। अमेरिका जैसे कंट्री जिनके पास में पर्याप्त क्या नहीं है, क्रूड ऑयल के भंडार नहीं हैं, फिर भी वो लोग अपना काम चला रहे हैं, और अपनी सैन्य ताकत के दम पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्रूड ऑयल को कब्जाना चाहते हैं, जो खाड़ी देश है उनके थ्रू कब्जाना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज क्रूड ऑयल इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री? डिस्कस। क्या क्रूड ऑयल इतना ज़रूरी है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी कंट्री में? इस पर डिस्कस करना है, आपको अपना पक्ष रखना है। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? देखिए, इंडिया क्या करता है, इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। क्या जो गिवन सिचुएशन है उसको देखते हुए भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ सकता है, इसका आप अनुमान लगाइए, इसकी आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। इस चैप्टर में ओवरऑल कंक्लूजन यही है, डेवलपमेंट भी हमें करना है। डेवलपमेंट को मापने के डिफरेंट क्राइटेरिया है। मेजरली डेवलपमेंट को मापने के बेसिकली यूएनडीपी के द्वारा 3 क्राइटेरिया यूज़ होते हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और लिटरेसी रेट, ठीक है। वहीं डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। हमें जो डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सो दैट हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़कर जाए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना एनसीईआरटी के, आप उन्हें सभी अपने क्वेश्चंस को इस चैप्टर की और मेरे वीडियो की हेल्प से उन्हें शॉर्ट आउट कीजिए। और अगर आपका कुछ डाउट्स और क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।